नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे क्लास 11th का यूनिट 4 का टॉपिक लुईस संरचना या लुईस स्ट्रक्चर के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले इस यूनिट के 2 लेक्चर। आप प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिक सारे लेक्चर्स देख सकते हो। यूनिट 1, 2, 3 ये 3 यूनिट भी अपनों ने पूरी कर ली है और इसके वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिक आप पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। आज बात करें इस 3rd लेक्चर में लुईस संरचना या लुईस प्रतीक व बिंदु संरचना, ये सभी एक ही बात है। लुईस संरचना कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु संरचना कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और लुईस सिंबल कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको लुईस संरचना समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जानकारी नहीं है तो लुईस संरचना बनाने में दिक्कत आएगी, लुईस सिंबल दिखाने में दिक्कत आएगी, लुईस प्रतीक दिखाने में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी मैंने वीडियो दे रखा है, समझा रखा है, एक वीडियो बना रखा है अब्बाऊ का नियम, और अब्बाऊ के नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। जैसे कि मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अपने को, है ना। कार्बन का तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा मैंने 1s2, 2s2 और ये 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, समझना। फिर लिख रहा हूँ मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2 और ये 2p3, समझना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। फिर लिख रहा हूँ मैं ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2 और ये लिखा मैंने 2p4। मैं पिछले लेक्चर में आपको ये बता चुका हूं कि बाहरी कोश, इसको क्या कहते हैं, संयोजी कक्ष भी कहते हैं, और संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको लुईस सिंबल बनाना या लुईस प्रतीक बनाना। तो संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसको उस परमाणु के संकेत बना के, संकेत लिख के उसके चारों तरफ बिंदु लगा देना। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने बिंदु लगाने, बिंदु संरचना। तो देखिए आप यहां पर देखिए कार्बन, ये कार्बन लिखा। ओके, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 पॉइंट लगा दिए मैंने। ये कार्बन की लुईस संरचना हो गई, बिंदु संरचना हो गई, ये कार्बन का लुईस प्रतीक है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए जल्दी से, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिएगा ध्यान से बेटा, ये लिखा मैंने नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये नाइट्रोजन का लुईस संकेत हो गया। ऐसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन लिखा और ये 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, ये ऑक्सीजन की लुईस संरचना हो गई। आपको कोई डाउट है इसमें? मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी इसमें डाउट नहीं होगा। कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ऐसे ही आप किसी भी एटम की बनाओ ना भैया। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ बोरान, बोरान का 5, तो 1s2, 2s2 और ये 2p1। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो बोरान की लुईस संरचना ऐसे बनेगी। बोरान का संकेत लिखा और 1, 2, 3 बिंदु लगा दिए, ये बोरान का लुईस संकेत हो गया। किसी का भी लुईस संकेत बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये लिखा मैंने Li 1s2 और ये 2s1। तो Li के पास कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये Li का लुईस संकेत हो गया। कोई दिक्कत? तो लुईस प्रतीक व बिंदु संरचना, तो G.N. लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए, परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया उन्हें लुईस संकेत कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इनको बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बिंदु बना दिए। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बिंदु बना दिए। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बिंदु बना दिए। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 3 बिंदु बना लिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोश में, 1 बिंदु बना दिया। समझ में आया? लुईस संकेतों के द्वारा दर्शाई गई आणविक संरचना को लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। तो ये तो हो गए, ये एटम जो है उदासीन है। उदासीन का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर मैंने कोई चार्जेस नहीं लगा रखा, कोई चार्जेस नहीं लगा रखा। अब आपके सामने अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मुझे Li+ की बिंदु संरचना बनानी है, किसकी बनानी है, Li+ की बिंदु संरचना अगर मुझे बनानी है, Li+ की अगर बिंदु संरचना बनानी है, किसकी, Li+ की, ये लिखा मैंने Li+।
तो Li+ में क्या है 1s2 और ये 2s0, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे अपन Li+ की बिंदु संरचना में क्या लिखेंगे, सिर्फ अपन Li+ लिख देंगे। समझना ध्यान से। ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज लिख रहा हूँ n-, तो n- का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, n का तो 1s2 2s2 2p3 था, 1s2 2s2 और ये 2p4 हो जाएगा भैया। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, n- मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट गया। समझना ध्यान से, समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये जो है इसकी संरचना n, 6 इलेक्ट्रॉन बताने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन बता दिए। तो n- की संरचना ये हो जाएगी, Li+ की संरचना में ये, और Li की तो ये, n की ये बिंदु संरचना, Li की ये बिंदु संरचना और Li+ की ये बिंदु संरचना, मतलब इसमें कोई बिंदु ही नहीं दिख रहा आपको Li+ में। क्लियर? देखिए ये धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अभी तो अपनों ने ये बात करी परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु के कोई धनायन या ऋण आयन जो परमाणु कंडीशन है परमाणु के लिए, तो उसके लिए अपनों ने लुईस संरचना ये करी। अब बात करें किसी मॉलिक्यूल के लिए, अणु के लिए, तो परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब समझते अपन पर अणु के लिए, किसके लिए, अणु के लिए समझते हैं भैया। ये नियम ध्यान रखिएगा, अणुओं की लुईस संरचना हेतु तथ्य। पहला नियम, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो सभी परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने CO2, सभी परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। देखो कार्बन का 6 लिखा मैंने, 1s2 2s2 और 2p2। कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो ये लिखा मैंने 4। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितने, 1s2 2s2 और ये 2p4, मतलब कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 6 और 2 ऑक्सीजन है, तो 6 + 6, तो 6 और 6 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 और 6 12 और 4 16, तो ये 16। ओके, ये बना है मैंने कार्बन, और कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन है, और 1 2 3 4 5 6। अगला ऑक्सीजन ये 1 2 3 4 और ये 5 6। ओके, ऐसे बता दे भले। तो ऑक्सीजन की ये इलेक्ट्रॉन 6 6, तो ये CO2 की क्या बन गई, बिंदु संरचना बन गई। CO2 की क्या बन गई भैया, ये बिंदु संरचना बन गई। आ रहा समझ में? अब इसको बॉन्डिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, ये और ये इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड का साझा बना लेंगे, तो ये ऐसे ही बता सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O और ये O और ये O। समझना। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो क्या करा, इन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, इन्होंने ये बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बना लेंगे, तो होगा क्या कि ये इनको बिंदुओं द्वारा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन उनको बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करना पड़ेगा। ये समझ में आया? तो ये CO2 की क्या हो गई, बिंदु संरचना हो गई। तो अपनों ने क्या किया, योग किया, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। सभी परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 थे, ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 जोड़ देते हैं, फिर उनको बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात करें ऋणायन की संरचना में। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऋणायन की संरचना में अपन क्या करेंगे भैया, ऋणायन की संरचना में हम जो है ये लिख रखा है, ऋणायन की संरचना, दूसरा पॉइंट, ऋणायन की संरचना में प्रत्येक आवेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन में जोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, ये लिखा मैंने NH2-, ध्यान से देखना, NH2-, NH2-। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और ये 2p3। ध्यान से देखिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने, 5, तो 5 लिख दिया। प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1, तो कितना हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1, प्लस एक और हाइड्रोजन 1, प्लस नेगेटिव जुड़ा तो एक और जोड़ लेते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। NH2- के पास इतने इलेक्ट्रॉन है संयोजी में, संयोजकता कोश में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक माइनस का भी जोड़ लिया, तो 5 और 3 8, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब ये लिखा मैंने N
और ये लिखा, ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। फिर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना। और 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा वाला ये यहाँ पे बना दिया, ठीक है, समझ रहे हो। या इसको ऐसे बना दो तो N और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये, तो एक लोन पेयर किसके रूप में है, वो माइनस के रूप में बता सकते हो, इसलिए लिखा आप लोगों ने NH2 माइनस। समझ में आया। तो ये होता है। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि ऋण आयन की संरचना में प्रत्येक एक आवेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोई धनायन है तो धनायन के लिए क्या करेंगे, NH4+। धनायन के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे भैया। धनायन के लिए क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कम कर रहे हैं तो जैसे कि ये यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिखा 5, प्लस हाइड्रोजन कितने इसके पास 4 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 हो गए, 1 2 3 4। अब क्या करें कि इनमें से माइनस क्या कर दे, एक माइनस कर दे, एक क्या कर दे, माइनस कर दे। पॉजिटिव लग रहा मतलब एक क्या कर दो आप, माइनस कर दो। तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिखा मैंने नाइट्रोजन, ध्यान से देखिएगा। अब ये 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, ओके, और 1 हाइड्रोजन लिखा मैंने यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन, समझ लेना आप। अब कितने, इसमें एक कम कर दिया तो इसके नाइट्रोजन के पास कितने रह गए, 4 ही रह गए। तो ये 1 2 3 और ये 4 ही रह गए। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो अब क्या हो जाएगा, ये N इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये H, ये H, ये H और ये H, मतलब ये क्या है, NH4+ बनेगा इस तरीके से। तो ये NH4+ की क्या है, बिंदु संरचना हो जाएगी। NH4+ की क्या हो जाएगी, बिंदु संरचना हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। मतलब जो यहाँ जिसके पॉजिटिव चार्ज लग गया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा इस बिंदु संरचना में। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो नेगेटिव उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि धनायन की संरचना में एक आवेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन में से क्या कर देते, घटा देते हैं। तो जितने भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक घटा दिया। समझ में आ रहा, एक क्या कर देते, घटा देते हैं। अब सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक परमाणु केंद्र में रखा जाता है। न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक परमाणु कहाँ पे रखा जाता है, केंद्र में। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं H2O का। किसका एग्जांपल रख रहा हूं मैं, H2O का। चलो H2O का, H2O में ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 और ये 2p4। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हाइड्रोजन का क्या है 1s1, तो ये हो गया 1 + 1 + 4। संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को कहाँ पे रखूँ, ऋण विद्युत ज़्यादा है, बीच में रखूँ। तो ये ऑक्सीजन बीच में रखा, ओके। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये H2O की क्या है, बिंदु संरचना बन गई, लुईस संरचना बन गई। आगे जाके ये भी इस ऐसे ही बता सकते हैं, ये ऑक्सीजन और ये 2 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कुल मिला के इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन, इसने क्या बना लिया, बंध बना लिया। ऐसे बना H2O के बीच का बंध। समझना, वैसे इसकी स्ट्रक्चर तो इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है वैसे, ओके। H2O की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। सामान्यतः अणु के न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक परमाणु कहाँ पे रहते हैं, केंद्र में रखे जाते हैं। एकल आबंधों के लिए साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों के अतिरिक्त शेष इलेक्ट्रॉनों को, एकल आबंधों के लिए साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों के अतिरिक्त शेष इलेक्ट्रॉनों को बहुआबंध या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एकल आबंध के लिए साझे का जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म, ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इनके अतिरिक्त शेष इलेक्ट्रॉनों को बहुआबंध या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, बहुआबंध ये जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो पड़ा है ना यहाँ पर किसके रूप में पड़ा हुआ है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। इसको कहूँगा मैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। या फिर कहीं और बंध बनाने में भी काम आ सकता है ये, ठीक है।
एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये चारों पांचों नियम याद रख लेना। ये लुईस का ये जो है लुईस प्रतीक व बिंदु संरचना के लिए ये बातें आप याद रख लेना। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप किसी की भी बिंदु संरचना आप बना सकते हो ऐसे। समझ में आया? बिंदु संरचना में कुछ नहीं करना आपको। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना आता है तो आप किसी की भी बिंदु संरचना बना सकते हो, किसी की भी आप बिंदु संरचना बना सकते हो। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं, ताकि और कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि CH4 की आपको बिंदु संरचना बनानी है, CH4 की, तो कार्बन 4 1s2, कार्बन का 6 होता है 1s2 2s2 और ये लिखा मैंने 2p2, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 प्लस हाइड्रोजन 4 है और हर एक का क्या होता है, हर एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 + 1 + 1 + 1 टोटल कितने हो गए 4 और 4 8, ठीक है। तो ये लिखा मैंने कार्बन और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन 1 2 3 और ये चौथा हाइड्रोजन। ये CH4 की क्या हो गई बिंदु संरचना, बिंदु संरचना। CH4 की क्या बन गई बिंदु संरचना। अब आपको थोड़ा आगे बता देते हैं जो आयनिक यौगिक है उनमें कैसे बिंदु संरचना होती है। आयनिक यौगिक की बात करें, जैसे कि आपके सामने मैं लिख रहा हूं MgCl2, तो ये डिवाइड हो जाता है Mg2+ और +2Cl- में डिवाइड हो जाता है, 2Cl- में डिवाइड हो जाएगा MgCl2। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर 12 है, तो 1s2 2s2 और 2p6 और लिखा मैंने 3s2। ध्यान रखना Mg2+ का क्या हो जाएगा, Mg2+ में बाहर के ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3s0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1s2 2s2 और ये 2p6 और 3s0, मतलब संयोजी कोश में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये लिखा मैंने Mg2+, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। अब क्लोरीन के पास कितने होते हैं संयोजी कोश में, क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। और क्लोरीन माइनस की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, ये लिखा मैंने 3s2 और 3p6, पूरा लिखते गए ना, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहाँ पर। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिखा मैंने Cl और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई MgCl2 की लुईस संरचना, MgCl2 की लुईस संरचना, ठीक है। MgCl2 की ये क्या हो गई लुईस स्ट्रक्चर हो गई, या इसको Mg2+ और ये Cl- और ये Cl-, ये है MgCl2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से CaCl2 की स्ट्रक्चर भी बन सकती है, समझ में आया ना। इसी तरह से CaCl2 की स्ट्रक्चर भी बन सकती है। यदि NaCl की बात करें, ये NaCl, तो NaCl में Na+ और ये Cl-, Na+ Cl-। अब देखिए आप इसको, यहाँ पर NaCl की बिंदु संरचना बनानी, तो ये तो हो गया Na+, ओके। मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 1s2 2s2 2p6 और ये लिखा मैंने 3s1। तो Na+ में तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, तो 3s0, तो Na+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। Cl- के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिख रहा हूँ मैं, देखो Cl, ये लिखा मैंने Cl, ये Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा। ये NaCl की लुईस स्ट्रक्चर हो गई, NaCl की लुईस स्ट्रक्चर। कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। तो ये बिंदु संरचना का आज जो है लुईस प्रतीक का जो है आज आपका जो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। ये समझना जो बहुत ज़रूरी है, कहीं बॉन्डिंग हो रही है, कहीं स्ट्रक्चर हो रही है, कैसे बॉन्ड बना है, इसके कितने बॉन्ड बनेंगे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको लुईस सिंबल समझना जरूरी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लुईस सिंबल समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी हो तो ये बनाया लुईस सिंबल क्या है, ठीक है, बनाया ही था ना अभी। जैसे कार्बन का बनाया, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बाहरी कोश में, 4 है, तो 4 बिंदु लगा दिए, और क्या किया आप लोगों ने, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये लिखा मैंने कार्बन, अभी जस्ट एक बार और बता देता हूँ। जैसे ये लिखा मैंने कार्बन, कार्बन का 1s2
2s2 और ये 2p2। ये कार्बन लिखा, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 4 बिंदु ही तो लगाने बस। ठीक है, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ऐसे 4 बिंदु। तो ये हो गए कार्बन का क्या हो गया, लुईस संरचना हो गई। लुईस प्रतीक कहते हैं इसको। एक बार और आपको रिपीट करवा देते हैं, लुईस प्रतीक व बिंदु संरचना। तो G.N. लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया उन्हें लुईस संकेत कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता है। लुईस संकेतों के द्वारा दर्शाई गई आणविक संरचना लुईस बिंदु संरचना कहलाती है। अणुओं की लुईस संरचना हेतु तथ्य क्या है? नंबर 1 अणुओं के लिए है ना, परमाणुओं के लिए तो अपन डायरेक्ट लिख ही रही है। अणु की लुईस संरचना हेतु तथ्य, तो अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, जो मैंने बताया आपको। ऋणायन की संरचना में प्रत्येक एक आवेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन में क्या करा था अपनों ने, जोड़ा था। धनायन की संरचना में एक आवेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन घटाना, 2 पॉजिटिव हो तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो। ठीक है, तो धनायन की संरचना में एक आवेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगला नियम क्या है, सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक परमाणु केंद्र में रखा जाता है। अगला है एकल आबंध के लिए साह्य के इलेक्ट्रॉन युग्मों के अतिरिक्त शेष इलेक्ट्रॉनों को बहु आबंध या किसके रूप में रखा जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रखा जाता है। जो बंध नहीं बना रहे वो एकांकी, जैसे ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इनको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रखा जाता है। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। और मेरा जब भी आप वीडियो देखो तो कॉपी पेन किताब लेकर बैठिए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए। 100% आप जो मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़ ऑथेंटिक है और अच्छे से समझिए। आपको 100% बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम जब देने जाओगे तब आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा, आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।